एक तो यहाँ पर आपको अनौपचारिक पत्र रहेगा या फिर और एक क्या है यहाँ पर आपको औपचारिक पत्र। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत कहानी ठाकुर का कुआं के जो प्रमुख पात्र है गंगी और जोकू, उनके माध्यम से जो है यहाँ पर वही बुजुर्ग दंपति में जो ताऊ जी है उनमें हम स्वार्थ भावना नहीं देख सकते। देखिए उनके पास पैसा नहीं रहता है फिर भी वह तो जो प्रस्तुत रतीन बाबू है उनके माध्यम से या फिर जो तपस्या कहानी है उससे वह क्या संदेश। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए और बीसीए की जो हिंदी प्रश्न पत्रिका है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब यहाँ पर जो नमूने का जो प्रश्न पत्र है उसे देखते हुए किस तरह आपको प्रश्न पूछा जाएगा और आपकी प्रश्न पत्र की जो ढांचा है वह किस तरह रहेगी, इस सब के बारे में जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्रिका जो है वह कुल 80 अंक के लिए रहेगा और 3 घंटे का जो समय है आप लोगों के लिए रहता है। आप लोगों के लिए जो कथा परिक्रमा है उससे जो है यहाँ पर आपको 45 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे और जो वार्तालाप है उससे यहाँ पर आपको 35 अंक के लिए प्रश्न जो है पूछेंगे। तो किस तरह प्रश्न पूछेंगे ये सभी हम आज के सेशन में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक नमूने का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर फर्स्ट मेन में यहाँ पर कैसे यहाँ पर प्रश्न जो है आपको पूछा गया, देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे करके यहाँ पर पूछा गया। तो 2 प्रश्न लिखना है। कितने अंक के प्रश्न है? एक प्रश्न के लिए 10 अंक। मतलब अगर आप 2 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो 20 अंक। तो फर्स्ट मेन जो है कुल 20 अंक के लिए यहाँ पर आपको रहेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि ठाकुर का कुआं कहानी का सार लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठाकुर का कुआं कहानी का सार लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए पूछा गया है। तो पहले आप क्या लिखेंगे? पूर्व पीठिका लिखेंगे। पूर्व पीठिका आप जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो लेखक है उनका परिचय यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल जो है यहाँ पर प्रस्तुत कहानी ठाकुर का कुआं जो है वह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का वर्णन किया है। तो इस तरह कुछ जो है यहाँ पर आप पूर्व पीठिका में लेखक के बारे में और कहानी के बारे में एक आध वाक्यांश जो है यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या है? ठाकुर का कुआं कहानी का सार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले आपको सार ही पूछा गया है। सार मतलब सारांश या फिर समरी जो है यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो उसे यहाँ पर आप लिखेंगे। तो सार लिखकर हो गया, पूरी कहानी का जो सार है यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? कहानी की विशेषताएं। क्यों? क्योंकि आपको सार के साथ साथ यहाँ पर कहानी की जो विशेषता है उसे भी पूछा गया है। तो क्या यहाँ पर हम कुछ जो विशेषता है इस कहानी के अंतर्गत देख सकते हैं, मतलब ठाकुर का कुआं जो कहानी है उसमें देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले तो अछूतों की शोचनीय परिस्थिति का वर्णन इस कहानी में देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अछूतों की शोचनीय परिस्थिति का वर्णन। मैंने यहाँ पर जो पॉइंट है उसे लिखा है, मगर इसे आपको एक्सप्लेन भी करना है, याद रखिएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या यहाँ पर आपको इसका जो विवरण है आप लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत कहानी ठाकुर का कुआं के जो प्रमुख पात्र है गंगी और जोकू, उनके माध्यम से जो है यहाँ पर लेखक ने क्या किया है? जो शोचनीय परिस्थिति जो है अछूतों की उस पर प्रकाश जो है उन्होंने डाला है। तो किस तरह यहाँ पर जोकू है वह मजबूर होता है वही गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए, और उसके साथ साथ गंगी कितना यहाँ पर मेहनत करती है पानी लाने के लिए, फिर भी वह पानी जो है भरकर नहीं ला पाती ठाकुर के कुएं से। यहीं पर उनकी जो शोचनीय परिस्थिति है अछूतों की हमें यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो इस तरह यहाँ पर आपका उसका जो वर्णन है आप लिखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का यथार्थ अंकन। देखिए यहाँ पर समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव पर एक यथार्थ अंकन जो है वह करते हैं। किस तरह? जो गंगी और जोकू है वह निम्न वर्ग के लोग हैं और जो ठाकुर या फिर जो साहू जिनके कुएं थे गांव में तो वह एक उच्च वर्ग के लोग हैं। देखिए गंगी यहाँ पर क्या है? जो ठाकुर का कुआं है वहां से पानी भरने के लिए वह चिपकर बैठती है
लोगों की नजरें, यहाँ तक कि जो ठाकुर है उसकी नजरें छिपाकर पानी लाने के बारे में वह सोचती है। क्यों ऐसा सोचती है? क्योंकि वह उच्च वर्ण के लोग हैं, तो उनको यहाँ पर क्या है, उनकी कुएं को ऐसे जो निम्न या फिर जो अछूत है वह छू भी नहीं सकते, क्योंकि वह अस्पृश्य लोग है, निम्न वर्ग के लोग हैं, इसीलिए। तो यहीं पर जो जातिगत भेदभाव है समाज में उस समय में था, उसके बारे में यहाँ पर हमें यथार्थ एक अंकन या फिर चित्रण जो है मिल जाती है। और उसके साथ साथ याद रखिए, जिस तरह यहाँ पर पहले जो है जोकू गंगी से कहता है, क्या तू ठाकुर के कुएं से पानी भरकर लाएगी? अगर हम लोग मर भी जाएंगे तो हमारे घर में कोई झांक कर तक नहीं देखता, खंदा देना तो दूर की बात है, ऐसे लोग तुम्हें क्या है कुएं से पानी भरने देंगे क्या? तो इस तरह जब वो यहाँ पर जोकू की जो बातें हैं कुछ, उसमें भी हमें पता चलती है कि किस तरह यहाँ पर जातिगत भेदभाव जो है उस समय में था। तो ये सभी जो है यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, ग्रामीण जनजीवन पर पर्याप्त प्रकाश। देखिए, एक तो अछूत या फिर उसके साथ साथ जातिगत भेदभाव के साथ साथ क्या है, हम ग्रामीण जनजीवन क्या है यह भी जो है इस कहानी में देख सकते हैं। उस पर भी एक पर्याप्त प्रकाश जो है यहाँ पर कहानीकार ने या फिर मुंशी प्रेमचंद जी ने डाला है, तो इसे यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, स्त्रियों का स्थान-मान। कैसे, कब पता चलता है स्त्रियों के स्थान-मान के बारे में? देखिए, जब गंगी छिपकर बैठी रहती है तो वहां पानी भरने के लिए दो स्त्रियां आती है रात में, तो उसमें उन दोनों स्त्रियों में से किस तरह वार्तालाप जो है वहां पर होती है। एक स्त्री कहती है कि क्या है, कैसे अभी बोल दिए कि क्या है ताजा पानी भरकर लाओ करके। तो ऐसे में और एक स्त्री जिस तरह उसे समझाती है, तू एक महिला या फिर स्त्री है, इसीलिए क्या है जो मर्द कहेंगे, जो घर के जो पुरुष जो है कहेंगे, उनकी आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी, वो तो हुक्म चलाएंगी ही करके किस तरह वहां उसे समझाती है। तो वो क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये सभी जो वर्णन है यहाँ पर उसी में क्या है, पुरुष सत्तात्मक जो समाज है उसके बारे में पता चलती है। तो ऐसे में स्त्रियों के जो स्थानमान क्या है वो भी हम क्या है इस कहानी में देख सकते हैं। तो ये सभी उसकी विशेषता, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर ग्रामीण भाषा का भी जो प्रयोग है मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे से किया है। तो ये सभी आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। नेक्स्ट, उपसंहार जो है यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, उपसंहार में आप लिखेंगे कि क्या है पर प्रस्तुत कहानी ठाकुर का कुआं में अछूतों की शोचनीय परिस्थिति का वर्णन करने में और समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव पर क्या है पर पर्याप्त प्रकाश जो है डालने में या फिर उसके यथार्थ अंकन करने में मुंशी प्रेमचंद जी सफल सिद्ध हुए हैं करके ऐसे यहाँ पर उपसंहार जो है, कंक्लूजन जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, 10 अंक के लिए आपको पूर्व पीठिका और उपसंहार दोनों जो है लिखना बहुत ही जरूरी है। तो इसके बीच में जो प्रश्न जो है जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है उसके बारे में आप उत्तर जो है लिखते जाएंगे। प्रारंभ में पूर्व पीठिका और उसके बाद अंत में उपसंहार जरूर यहाँ पर आपको लिखना है। तो आइए अभी दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न इस तरह है, तपस्या कहानी के आधार पर देशभक्त सेनानी रतीन बाबू के व्यथा कथा का वर्णन करते हुए कहानीकार के संदेश को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहले यहाँ पर आपको सार पूछा गया था और विशेषताएं पूछी गई थी पहले प्रश्न में, है ना। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न में आपको तपस्या कहानी में जो रतीन बाबू है, जो उसके प्रमुख पात्र है, उनकी व्यथा कथा का वर्णन पूछा गया है। पहले तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पूर्व पीठिका जो है यहाँ पर आप लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, पूर्व पीठिका में यहाँ पर आप लेखक का जो परिचय है वह लिखेंगे। तो उसके बाद आपको प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए रतीन बाबू के व्यथा कथा का वर्णन। देखिए, आपको जो पहला प्रश्न पूछा गया था वहां पर डायरेक्टली सार लिखने के लिए पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए व्यथा कथा का वर्णन कीजिए करके लिखा है, मतलब ट्विस्ट करके दिया गया है यहाँ पर आपको, क्योंकि कहानी के तपस्या जो कहानी है उसके कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा जो यहाँ पर हम रतीन बाबू है उनकी व्यथा कथा ही देखते हैं। तो यहाँ पर आप उसके जो सार है यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या है, कहानीकार या फिर कहानी की जो संदेश है उससे पूछा गया है। तो जो प्रस्तुत रतीन बाबू है उनके माध्यम से या फिर जो तपस्या कहानी है उससे वह क्या संदेश जो है देना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर वर्तमान व्यवस्था में पिछले देशभक्त की कहानी है तपस्या कहानी, तो ऐसे में वह
जो सच्चा जो देशभक्त है वह कैसे होना चाहिए, या फिर असल में सच्ची देशभक्ति जो है वह क्या है, ये एक संदेश जो है वह देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ देखिए जो हमारे रतीन बाबू है वह एक स्वतंत्र सेनानी थे। तो ये जो रतीन बाबू है वह क्या है, ऐसे अनगिनत जो स्वतंत्र सेनानी है जिनका नाम तक हम नहीं जानते, ऐसे अनगिनत स्वतंत्र सेनानी और देशभक्तों के क्या है, एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर हम उनको देख सकते हैं। तो उनका जो जीवन है, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या त्याग जो है वह करते जाते हैं, कितना कष्टकर जो है उनका जीवन रहा है। तो इसे जो है यहाँ पर लोगों तक पहुंचाना है, क्या है उनका यहाँ पर क्या है, यही संदेश जो है वह पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए न जाने कितने अनगिनत लोगों ने खून पसीना जो है बहाया है। तो यही जो संदेश है यहाँ पर वह देना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद बदली हुई राजनीति के प्रति एक स्वतंत्रता सेनानी की व्यथा। एक तो हम देशभक्ति देख सकते हैं, है ना, किस तरह रतीन बाबू जी यहाँ पर कहते हैं ना दिवाकर भाई से कि क्या है, कोई भला अपनी माँ की सेवा के बदले में भी कुछ ले सकता है क्या? नहीं ना, मतलब यहाँ पर वो क्या है, भारत देश को अपनी माँ समान मानते थे, वहां उसके बदले में कुछ भी नहीं लेना चाहते थे। तो एक निस्वार्थ प्रेम जो है, निस्वार्थ भक्ति जो है वह देश के प्रति रखते थे। और उसके साथ नेक्स्ट उसके साथ साथ देखिए राजनीति के प्रति बदली हुई एक स्वतंत्रता सेनानी की व्यथा। देखिए कहानी के अंत में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रतीन बाबू कहते हैं कि यही भारत देश का एक उज्जवल भविष्य है, इसी भविष्य के लिए, यही भारत देश के लिए हमने स्वतंत्र जो संग्राम है उसे लड़ा था, शायद ही हमारी जो तपस्या है वह अधूरी रह गई है, शायद ही हमारी ही तपस्या में, देखिए वो जो स्वतंत्र संग्राम, उनकी जो लड़ाई एक तपस्या के समान है, एक तपस्या ही उन लोगों ने की थी उस समय में। तो यहाँ पर जो रतीन बाबू है सोचते हैं, तो स्वतंत्रता मिल गई है अभी हमें, तो उसके बाद हमारे भारत देश की स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति गति कैसी है, और क्या है, हमारा जो देश है वह उसके गले तक क्या है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और न जाने कितने सारे लोग भूखे यहाँ पर मर रहे हैं, असमानता भारत देश में फैली हुई है। क्या यही परिस्थिति के लिए फिर यही भारत देश जो है इसी के लिए हमने तपस्या की थी? नहीं, शायद ही लगता है कि क्या है, हमारी तपस्या अधूरी रह गई है, ऐसे वह सोचते हैं। इसीलिए वह फिर से तपस्या करने के लिए क्या है, यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, मगर वह तपस्या अधूरी ही रह जाती है ना। तो राजनीतिक स्थिति गति किस तरह बदल जाती है, उसके प्रति एक दुख जो है, एक वेदना जो है यहाँ पर प्रकट होती है। भारत देश के जो प्रस्तुत जो संदर्भ में क्या है यहाँ पर जो स्थिति गति थी, उसके बारे में एक दुख जो है, एक व्यथा जो है वहां पर प्रकट करते हैं। तो क्या है, भारत देश की जो स्थिति गति जो है उसको एक स्वतंत्रता दिलाने में कितने सारे लोगों की जो परिश्रम है उन्होंने किया है, और अभी इतने मेहनत से जो एक स्वतंत्रता जो दिलाई है उसके बाद उसका हालत कैसा है। तो यही एक संदेश जो है वह देना चाहते हैं, वह पाठकों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या यही एक उज्जवल भारत है जिसके लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, अनगिनत लोगों ने अपना खून पसीना बहाया था? नहीं, उन्होंने एक उज्जवल भारत देश की जो है उज्जवल भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा था, मगर वह उज्जवल भविष्य नहीं है। यहाँ पर वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उन सबको याद करते हैं, ऐसे महान जो स्वतंत्र सेनानी लोग हैं, और उसके साथ साथ उनके पीछे जितने अनगिनत लोग जो खड़े थे, स्वतंत्र सेनानी, देशभक्त लोग, उन्होंने जो भारत देश के एक उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा था, उसके बारे में सोचकर उन्होंने ये जो तपस्या की थी, तो वह अभी शायद ही अधूरा रह गया है, क्योंकि भारत देश के जो उज्जवल भविष्य है अभी तक नहीं आया है। तो यही जो संदेश है वह यहाँ पर देना चाहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट अब क्या करेंगे, उपसंहार जो है लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, उपसंहार जो है कहानी के बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, नील कटर कहानी की विशेषताओं को बताते हुए कहानी के आशय को स्पष्ट कीजिए। नील कटर कहानी की विशेषताएं यहाँ पर आपको पूछी गई है, और उसके साथ साथ उसके आशय को यहाँ पर आपको स्पष्ट करने के लिए पूछा गया है।
तो देखिए हमेशा की तरह पहले आप पूर्व पीठिका लिखेंगे, क्योंकि यह भी 10 अंक का ही क्या है, प्रश्न है। तो पूर्व पीठिका लिखने के बाद नेक्स्ट नेल कटार कहानी की विशेषताएं। देखिए एक तो यहाँ पर हम संबंधों की संवेदना को एक नई दृष्टि देने की जो एक प्रयास जो है, कोशिश जो है इस कहानी में हम देख सकते हैं, और उसमें लेखक सफल भी हुए हैं, है ना। और उसके साथ साथ संबंधों में क्या है पर जीवंतता स्थापना करने की जो एक कोशिश है यहाँ पर हुई है। तो इस तरह जो है यहाँ पर आप कहानी की जो विशेषता है यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ वह अपने बचपन में जो यहाँ पर त्योहार जो है मनाते थे उसको भी यहाँ पर याद करते हुए ही पाठ का जो प्रारंभ है या फिर कहानी का जो प्रारंभ है करते जाते हैं। तो इसे यहाँ पर आप क्या है, इसका विवरण जो है यहाँ पर लिखते जाएंगे, इसके बाद कहानी का आशय लिखेंगे, उसके बाद उपसंहार। तो याद रखिएगा पहले 10 अंक के लिए जो भी यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे तो यहाँ पर जो है क्या है, पहले पूर्व पीठिका लिखेंगे, उसके बाद जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जाता है उसे लिखते आप क्या है उसका वर्णन जो है करते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आखिर में आप उपसंहार, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था किस तरह उपसंहार लिखना है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए किसी भी कहानी से जो है आपको प्रश्न पूछा जाए तो किस तरह यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर संबंधों में जो है एक जीवंतता स्थापना करने की, देखिए उनकी माँ जो है अभी नहीं है, फिर भी क्या है जो माँ बेटे के एक संबंध है उसमें अभी भी क्या है, हम अगर कहानी पढ़ेंगे तो वह जीवंतता जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आपको वर्णन करते हुए लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट मैन में कुल 3 प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट मेन में कुल 3 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और कितना लिखना है आपको यहाँ पर 2 ही प्रश्न। तो इसीलिए जो भी उन 3 प्रश्नों में से जो भी 2 प्रश्नों के उत्तर आप बहुत ही अच्छे से जानते हो उसे ही अटेंड करना और उसे ही आप अपने उत्तर पत्रिका में लिखिएगा। तो आइए अभी सेकेंड में जो है यहाँ पर किन्हीं 2 पर टिप्पण लिखने के लिए पूछा गया है। किन्हीं 2 पर टिप्पण लिखिए। कितने अंक के लिए 2 प्रश्न लिखना है, 2 यहाँ पर प्रश्नों पर जो है 2 पर यहाँ पर आपको टिप्पण लिखना है, 5 अंक के लिए है, मतलब कुल 10 अंक के लिए। जो सेकेंड मेन है वह कुल 10 अंक के लिए जो है प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है खेल कहानी का संदेश लिखे करके यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे? खेल कहानी का जो संदेश है उसे लिखने के लिए पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या संदेश जो है लेखक जैनेन्द्र जी जो है यहाँ पर खेल कहानी के माध्यम से क्या संदेश जो है पाठकों को देना चाहते हैं। तो पहले तो देखिए यहाँ पर मनुष्य का जीवन भी बच्चों का सा ही खेल है। क्या है यहाँ पर? मनुष्य का जीवन भी जो है बच्चों का सा ही खेल है। यह एक संदेश जो है हमें इस कहानी से मिलती है। सिर्फ यहाँ पर जो 2 पात्र हम देख सकते हैं, एक मनोहर और एक सुरबाला, तो उनके माध्यम से 2 बच्चों की खेल ही तो हम पूरी कहानी में देखते हैं। कितनी सुंदरता से उन्होंने ये जो कहानी है उसे लिखा है कि हम भी जो पाठक जो है वो जो कहानी हम पढ़ते हैं तो हम भी कुछ क्षण के लिए जो है यहाँ पर बच्चों की दुनिया में क्या है यहाँ पर खो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी, ये जो खेल की जो कहानी है, इसके जरिए लेखक ये संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं कि हमारा जीवन भी, जो मनुष्य है उसका जीवन भी एक खेल की तरह है। किस तरह खेल में हार जीत रहता है ना, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी हार जीत सभी रहती ही है करके यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सुख दुख राग द्वेष आदि क्षणिक होते हैं। देखिए मनुष्य के जीवन में सुख दुख और राग द्वेष जो है वह सभी क्षणिक, जैसे हम खेलते रहते हैं तो खेल में कभी कभार हम क्रोधित हो जाते हैं, कभी कभार हमें क्या है दुखी होना पड़ता है, या फिर कभी कभार हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जीतने पर हम क्या है खुश होते हैं या फिर हारने पर दुखी होते हैं। तो ये सभी क्या है क्षणिक है, चाहे सुख हो या फिर दुख हो या फिर क्या है कोई भी यहाँ पर बाह हो, वह सभी क्या है हमारे जीवन में क्षणिक ही होता है। जिस तरह यहाँ पर सुरबाला जो है, मनोहर जो है जब उसकी बाढ़ को लात मारकर उसे गिरा देता है तो वह बहुत ही दुखी हो जाती है पहले तो, फिर क्रोधित भी होती है, मगर फिर से बहुत कुछ ही समय में जब मनोहर जो है उसके लिए फिर से एक नया जो बाढ़ है वह बनाकर दे देता है तो फिर से वह क्या है खुश हो जाती है। तो कुछ ही समय के लिए जो है यहाँ पर सुरबाला की जो दुख है या फिर जो क्रोध है वह रहती है।
तो इसी तरह हमारे जीवन में भी क्या है, जो भी है, चाहे सुख हो या फिर दुख हो या फिर कोई भी ऐसे जो भाव है, वह सिर्फ क्षणिक, वह एक संदर्भ के लिए, एक समय के लिए मात्र सीमित रहते हैं। ना ही दुख शाश्वत है और ना ही सुख शाश्वत है। ये जो संदेश है हमें इसके कहानी के जरिए मिलती है, तो इसे यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, मिथ्याभिमानवश किसी बात पर हट करके विध्वंसनात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए। देखिए, मिथ्याभिमानवश मतलब मिथ्या मतलब क्या है, झूठ। मिथ्या मतलब झूठ। तो झूठे अभिमान में आकर कभी कभार लोग क्या कर देते हैं, झूठे अभिमान में आकर क्या है, एक विध्वंसनात्मक एक दृष्टिकोण जो है यहाँ पर रखते हैं जीवन के प्रति, या फिर दूसरों को नुकसान जो है पहुंचा देते हैं। तो ये जो काम है यहाँ पर हमें नहीं करना है करके एक संदेश जो है यहाँ पर मिलती है। क्या संदेश मिलती है यहाँ पर, मिथ्याभिमान में आकर जो है हमें कभी भी जीवन के प्रति या फिर कोई और के प्रति जो है यहाँ पर विध्वंसनात्मक दृष्टिकोण जो है हमें नहीं रखना है। ये संदेश यहाँ पर हमें प्रस्तुत कहानी खेल में मिलती है करके आपको लिखना है। नेक्स्ट, जीवन के हर पहलू को खेल की भांति स्वीकार करना चाहिए। क्या यहाँ पर एक संदेश जो है, एक अच्छा, बहुत ही अच्छा संदेश है ये। क्या है, अगर हम जीवन को भी एक खेल की तरह मानेंगे तो जब हमारे जीवन में हम हार जाएंगे या फिर ऐसे बहुत सारी क्या है मुश्किलों का सामना हम करेंगे ना, तब क्या है हमें एक धैर्य है वहां रहेगी कि क्या है, नहीं अब हारे तो क्या हुआ, फिर से हम प्रयास करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे और फिर से जीतेंगे। तो इसीलिए क्या है, जीवन के हर पहलू को क्या है हमें एक खेल की भांति ही लेना चाहिए या फिर खेल की भांति ही स्वीकार करनी चाहिए करके एक संदेश जो है यहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। क्या संदेश एक प्रमुख रूप से इस कहानी से हमें मिलती है, जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए, अगर जीवन के हर पहलू को खेल की भांति स्वीकार करनी चाहिए तो जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखने का एक संदेश जो है इस कहानी से हमें मिलती है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर अगर खेल समझेंगे, अभी हाँ हार गए तो क्या हुआ, फिर से खेलेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, फिर से जीतेंगे। ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण है हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में रखना बहुत ही जरूरी है। तो एक महत्वपूर्ण संदेश जो है यहाँ पर लेखक जो है पाठकों को देते हैं और उसे क्या है, वो जो संदेश जो है उसे पाठकों तक पहुंचाने में वह सफल भी हुए हैं। क्योंकि क्या है, ये जो कहानी है हम पढ़ते जाएंगे तो ये जो सभी संदेश जो है अपने आप जो है हमें यहाँ पर मिलती जाएगी। तो बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर खेल कहानी के जरिए एक महत्वपूर्ण संदेश जो है वह लोगों तक पहुंचाते हैं लेखक। तो आइए अभी हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उसने कहा था कहानी की विशेषताएं। जो आपकी प्रथम कहानी है उसने कहा था उसके जो विशेषताएं यहाँ पर आपको पूछी गई। तो क्या विशेषताएं, एक तो देखिए प्रेम और बलिदान की सच्ची तस्वीर। एक बात अच्छे से याद रखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ जो है प्रमुख बात जो है यहाँ पर पॉइंट जो है यहाँ पर लिखती जा रही हूँ, मगर आपको इसका जो वर्णन या फिर विवरण जो है एक्सप्लेन जो है आपको करना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए लिखी हूँ क्योंकि आपको किसी तरीके से, अभी उसने कहा था कहानी की विशेषताएं पूछी है, हो सकता है आपको यहाँ पर क्या है और एक कहानी जो खेल या फिर जो भी बाकी अन्य कहानी है उसकी विशेषताओं के बारे में पूछ सकते हैं। तो किस तरह आपको लिखना है, ये अगर एक आइडिया जो है आप में आ गई तो किसी भी पार्ट से कैसे भी प्रश्न पूछे आप उत्तर जो है वहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए, एक तो जो उसने कहा था कहानी है वह क्या है, प्रेम और बलिदान की एक सच्ची तस्वीर है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रमुख पात्र है जो लहाना सिंह है वह क्या करता है, अपने प्रेम के लिए बलिदान जो है देता है, अपने प्राण का बलिदान वह देता है। तो इसीलिए यह कहानी प्रेम और बलिदान की सच्ची तस्वीर हम यहाँ कह सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेम एवं वचन के लिए मर मिटने वाले वीर योद्धा की कहानी। जो बलिदान देता है अपने प्राण का या फिर जो प्रेमी यहाँ पर हम जिसको हम देखते हैं वह जो लहाना सिंह है वह एक वीर योद्धा भी है ना। तो इसीलिए एक वीर योद्धा की भी कहानी है। नेक्स्ट, राष्ट्रभक्ति, देश सेवा, वीरता। देखिए, सिर्फ जो प्रमुख पात्र या फिर हमारी कहानी का जो नायक है लहाना सिंह, उसमें हम राष्ट्रभक्ति देखते हैं, वीरता देखते हैं और उसके साथ साथ देश
के प्रति जो सेवा मनोभाव है वह भी देखते हैं। मगर उसके साथ साथ बाकी जो अन्य पात्र है, चाहे वह सूबेदार हजारा सिंह हो या फिर कीरत सिंह हो या फिर उनके कोई भी साथी जो वहां पर थे, उन सभी के वार्तालाप में जब वहां पहले खाई में बैठे बैठे बातें करते रहते, कहते कि एक दावा हो जाए तो अच्छा है, तो ऐसे सभी जो बातें वहां करते रहते हैं, उसी में क्या है यहाँ पर उनके मन में जो वीरता है उसे हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, सभी वो तो वीर योद्धा ही थे सभी लोग, है ना। तो एक तो क्या है, देश के प्रति जो सेवा मनोभाव या फिर राष्ट्र प्रेम जो है हम उनमें देखते हैं, वीरता और राष्ट्र प्रेम जो है इस कहानी में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, विश्वास और प्रेम का अनूठा संगम। इस कहानी की एक विशेषता है, क्या है, एक तो विश्वास है और उसके साथ साथ प्रेम। देखिए, विश्वास के बिना प्रेम अधूरा ही है। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों में, लहाना सिंह में और उसके साथ साथ सूबेदारनी होरा में क्या है, एक अटूट विश्वास जो है हम देख सकते हैं। तो यही जो है यहाँ पर एक, इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्या है, ये जो कहानी है वह विश्वास और प्रेम का एक अनूठा संगम है करके। नेक्स्ट, कर्तव्य पारायणता। कर्तव्य पारायणता, देखिए सिर्फ एक प्रेमी के ही रूप में हम यहाँ पर लहाना सिंह को नहीं देखते हैं, उसके साथ साथ एक वीर योद्धा के रूप में भी हम यहाँ पर देखते हैं, एक वीर सेनानी के रूप में भी हम यहाँ पर उसे देखते हैं, है ना। एक वीर सैनिक के रूप में हम यहाँ पर उसे देखते हैं, क्योंकि वह एक वीर योद्धा था, तो वह कभी भी अपने कर्तव्य को पूरा करने से पीछे नहीं हटता है। अब कहीं भी देख लीजिए, पहले कहानी के प्रारंभ में या फिर बाद में जब वह लेफ्टिनेंट साहब, जो बहरूपिया लेफ्टिनेंट साहब है, उसे वह पकड़ता है तो उसकी चाल को वह नाकाम करता है, और उसके साथ साथ बाद में क्या है, वह अपने कर्तव्य के प्रति पूरा जो अपना जो फर्ज है वह निभाता है। जो वह एक सैनिक है तो उसकी फर्ज क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, तो वो पूरा जो एक क्या है, अपनी जिम्मेदारी को वह निभा कर ही क्या है, आखिर में वह दम तोड़ता है। तो कर्तव्य पारायणता भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, निश्चल प्रेम। देखिए जो कहानी है इसमें हम क्या है, एक निश्चल प्रेम को देख सकते हैं, सूबेदार निहोरा में भी और उसके साथ साथ लहाना सिंह में। देखिए लहाना सिंह में एक निश्चल प्रेम था। निश्चल प्रेम मतलब उसमें कोई कपट नहीं था, कोई छल नहीं था, बहुत ही एक मुग्ध और निश्चल प्रेम जो है उनका था। तो ये जो है हम यहाँ पर इस कहानी में देख सकते हैं। नेक्स्ट, कर्तव्य और प्रेम के लिए बने भारतीय योद्धा की कहानी। एक तरफ जो लहाना सिंह है क्या है, वहां अपने प्रेम के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है और उसके साथ साथ अपने कर्तव्य के प्रति भी। वो ये नहीं भूलता है कि वह एक सैनिक है और उसके क्या है, कर्तव्य क्या है। तो वह क्या है, अपने प्रेम को भी निभाता है, अपने वचन को भी पूरा करता है और अपने कर्तव्य को भी पूरा करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या है, पॉइंट बनाते हुए लिखना पड़ेगा। तो आइए अभी नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न, पड़ाव में अभिव्यक्त नई पीढ़ी की मानसिकता। क्या पूछा गया यहाँ पर तीसरा प्रश्न, पड़ाव में अभिव्यक्त नई पीढ़ी की मानसिकता। देखिए पड़ाव में जो है, एक तो हम बुजुर्ग दंपति को देखते हैं, ताई जी और ताऊ जी को, और उसके साथ साथ जो शैलेंद्र और मीना है, जो एक नई पीढ़ी की दंपति है, उनको भी देखते हैं। तो उन दोनों की मानसिकता जो है, मेंटालिटी जो है, किस तरह से थी। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, नई पीढ़ी की मानसिकता के बारे में। तो देखिए पहले तो क्या है, पड़ाव कहानी जो है आज की नई पीढ़ी की तुलना एवं मानसिकता और पुरानी पीढ़ी की निश्चल आत्मीयता का जीवंत अभिलेख है। देखिए यहाँ पर उनकी जो मानसिकता है उसकी जो तुलना है पुरानी पीढ़ी की जो मानसिकता है, फिर पुरानी पीढ़ी की जो लोग है, फिर उनके जो निश्चल प्रेम है, उनसे यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर इस कहानी में हमें क्या पता चलती है, एक तो जो उनमें स्वार्थ भावना है यह पता चलती है। जो नई पीढ़ी की जो शैलेंद्र और मीना जो है, उन दंपति में जो है पर स्वार्थ भावना को हम देख सकते हैं। वही बुजुर्ग दंपति में जो ताई जी ताऊ जी है, उनमें हम स्वार्थ भावना नहीं देख सकते। देखिए उनके पास पैसे नहीं रहते, फिर भी वह यहाँ पर कर्ज लाकर या फिर उधार में जो है राशन लाकर से भी उनकी मेहमान नवाजी जो है बहुत ही अच्छे से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं।
और वही शैलेंद्र और मीना जब वहां ऑटो रिक्शा में बैठकर क्या है ताई जी और ताऊ जी की घर से जाते हैं, तब उनकी जो बातचीत जो है चलती है, उसमें ही यहाँ पर हमें पता चलती है कि उनमें कितनी स्वार्थ भावना थी। तो क्या है यहाँ पर, एक तो जो नई पीढ़ी की जो मानसिकता है उसमें हम एक स्वार्थ भावना को देख सकते हैं, और उसके साथ साथ मुफ्तखोरी। देखिए रिक्शा में बैठकर जाते समय यहाँ पर शैलेंद्र और मीना बातें करते हैं कि किस तरह मुफ्त में क्या है रहने के लिए जगह भी मिल गई और खाना भी मिल गया, और उसके साथ साथ बच्ची को भी वहां छोड़कर जाते थे। तो इस तरह सब कुछ मुफ्त में ही यहाँ पर काम जो है चल गया करके वह बातें करते। उसी बातचीत में हमें उनकी स्वार्थ भावना भी दिखती है, उसके साथ साथ मुफ्तखोरी की जो भावना है किस तरह नई पीढ़ी के लोग में बस गई है, ये भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह इस पॉइंट की जो एक्सप्लेनेशन है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, मुग्ध बुजुर्गों का लाभ उठाना। देखिए बेचारे यहाँ पर जो ताई जी ताऊ जी है कितने निश्चल प्रेम जो है उनसे करते हैं, कितनी आत्मीयता से, कितनी निस्वार्थ भाव से उनकी जो आओ भगत है वह करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। मगर यही जो शैलेंद्र और मीना जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं वह क्या करते हैं, उन मुग्ध बुजुर्गों के सिर्फ लाभ उठाते हैं और कुछ भी नहीं। मतलब सिर्फ बुजुर्गों की नहीं, आज की जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं वह उनकी मानसिकता किस तरह रहती है, जो भी यहाँ पर किससे कितना यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं, किससे कितना यहाँ पर फायदा हो सकता है, बहुत ही ऐसी जो मतलबी जो मनस्थिति है उन लोगों में बढ़ती जा रही है। आज की नई पीढ़ी में क्या है, मतलबी मनस्थिति, मतलब लोग ज्यादातर आजकल जो है मतलबी बनते जा रहे हैं और मुग्ध लोगों का जो लाभ है, जो फायदा है वह उठाते हैं। तो ये यहाँ पर हम प्रस्तुत कहानी के जो पात्र है मीना और शैलेंद्र, नई पीढ़ी के जो दंपति है, उससे यह सभी हमें पता चलती है, स्पष्ट होती है। नेक्स्ट, झूठ। देखिए यहाँ पर झूठ बोलते हैं वो, आज की नई पीढ़ी की मानसिकता जो है उसमें जो झूठ बोलना जो है वह बढ़ती जा रही है। बहुत ही ज्यादा झूठ जो है आज के जो नई पीढ़ी के लोग हैं वह बोलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ही अगर हम इसी कहानी के जो नई पीढ़ी की जो दंपति है उनको लेंगे, देखिए वो जो शॉल आखिर में उनको देते हैं ताई जी और ताऊ जी को, वो सिर्फ कितने रुपए की थी, 20 रुपए की। तो 20 रुपए की शॉल को वहां यहाँ पर क्या है 50 रुपए में खरीदे, वो 70 रुपए का बोल रहा था करके किस तरह झूठ बोलकर उन्हें यहाँ पर टकते हैं। मतलब देखिए इससे कोई फायदा नहीं है, अगर वो 20 रुपए के शॉल करके भी देते तो वो उतनी ही खुशी से उसे स्वीकार करते। यहाँ पर अपनी बड़प्पन को दिखाने के लिए किस तरह यहाँ पर वो बिना कारण ही जो झूठ है वह बोलते हैं, ये सभी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की जो नई पीढ़ी की जो मानसिकता है वो किस तरह है, उनमें क्या है, झूठ ज्यादा वह बोलते हैं, मुफ्तखोरी जो का जो भाव है वह बढ़ रही है ज्यादातर, और उसके साथ साथ मुग्ध लोगों का वह फायदा उठाते हैं, वह लोग मतलबी बनते जा रहे हैं। तो ये सभी जो अंश यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड मेन। देखिए आपको सेकेंड मेन में भी यहाँ पर जो है कुल 3 प्रश्न थे, तो आपको एक प्रश्न एक्स्ट्रा रहता है पर उन 3 प्रश्नों में जो बहुत ही अच्छे से जिन 2 प्रश्नों को आप यहाँ पर जानते हो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आप देना। तो नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड मेन जो है, किन्हीं 3 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए सप्रसंग व्याख्या करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। देखिए 5-5 अंक के एक प्रश्न है, तो 3 प्रश्नों का उत्तर अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो 15 अंक। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है। देखिए कुछ याद आया आप लोगों को किस पाठ से है ये करके। अगर आप लोगों ने पूरा जो पाठ है, जो यहाँ पर 10 स्टोरीज 10 कहानियां आप लोगों के पाठ्यक्रम में है वह सभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो वाक्य है वह किस पाठ से है। तो ससंदर्भ लिखना जो देखिए आप पीयूसी में सभी लिखते आ रहे है ना, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए करके, ऐसे ही यही पर जो है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए दिया गया है। तो पहले आप प्रसंग लिखेंगे, देखिए मतलब संदर्भ, जिस तरह पीयूसी में आप संदर्भ लिखते थे उसके बारे में, तो संदर्भ या फिर प्रसंग में आपको क्या लिखना है, इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है उसी तरह आपको लिखना है। देखिए पहले प्रसंग या फिर संदर्भ में आप क्या है, पाठ का नाम, लेखक का नाम मतलब कहानीकार का नाम,
और उसके साथ साथ किसने किससे कहा, ये सभी यहाँ पर आप लिखते जाएंगे। मतलब उदाहरण के लिए देखिए, अभी मैं बोल रही हूँ उदाहरण के लिए किस तरह लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रस्तुत वाक्य को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ठाकुर का कुआं पाठ से लिया गया है। यहाँ पर हो गया पाठ का नाम, कहानीकार का नाम हो गया। नेक्स्ट, किसने किससे कहा, तो इस बात को ठाकुर के कुएं के पास पानी भरने आई एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है करके आपको लिखना है। तो इतना यहाँ पर प्रसंग के लिए हो गया। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण मतलब व्याख्या जो है यहाँ पर आप लिखेंगे। तो व्याख्या में आपको क्या करना है, प्रस्तुत वाक्यांश का जो स्पष्टीकरण जो है आपको करना है। उदाहरण के लिए अगर ये जो प्रश्न हम लेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब कुएं के पास रात में दो स्त्रियां जो है पानी भरने आती है, तो उसमें एक स्त्री कहती है कि कैसे, अभी क्या है, उन्होंने कह दिया कि जाओ ताजा पानी जो है कुएं से भरकर लाओ करके। ये लोग हमें समझते क्या है, तो ये सुबह से हम काम कर कर थक गए। तो ऐसे जब एक स्त्री बोलती है तो इसके प्रत्युत्तर में आपको कैसे लिखना है, इसके प्रत्युत्तर में उसके साथ जो एक स्त्री रहती है वह क्या है, उपरयुक्त बातें जो है उसे समझाते हुए कहती है करके आपको लिखना है। नेक्स्ट, उसके साथ साथ विशेषता। तो विशेषता में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर प्रस्तुत संदर्भ में निहित जो एक विशेषता जो है यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये जो प्रस्तुत वाक्य है या फिर ये जो संदर्भ है, इसमें आपको क्या विशेषता लगता है, यहाँ पर हम क्या है, स्त्रियों का जो स्थानमान है किस तरह थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्त्रियों की स्थानमान जो है उस समय किस तरह थी, इनकी जो वार्तालाप या फिर प्रस्तुत संदर्भ जो है यहीं पर हम देख सकते हैं करके आपको लिखना है। तो इसी तरह जो है आपको क्या है, सप्रसंग व्याख्या जो है करनी है। तो इसी तरह आपको कर कर यहाँ पर देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर लिखनी पड़ती है, एक्सप्लेन कर कर लिखना पड़ता है। तो इसका जो विवरण है आपको लिखना है। तो किस तरह लिखना है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। तो अभी नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न, तुम्हारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल से तो यहाँ टाट अच्छा है। देखिए, जैसे पहले ही बताया, कुछ अंदाजा हुआ या फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस पाठ से। देखिए, आपकी जो तीसरा जो पाठ है पर्दा कहानी से है। तो आप पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत वाक्य को यशपाल जी द्वारा रचित पर्दा कहानी से लिया गया है। तो ऐसे लिखने पर ये दोनों जो है यहाँ पर हो गया, मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो किसने किससे कहा, देखिए इस बात को पंजाबी खां ने जो है चौधरी पीर बख्श से कहा। इस बात को पंजाबी खां ने चौधरी पीर बख्श से कहा। तो अभी नेक्स्ट आया जो व्याख्या है। तो यहाँ पर किस संदर्भ में है, कब कहता है ऐसी बातें वह चौधरी पीर बख्श को पंजाबी खां, जब आखिरी समय में जो है पंजाबी खां के घर पर आकर वह चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि क्या है, आज तो मैं कुछ भी लिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, तुम अपना क्या है बीवी का गहना दो या फिर घर में कुछ कीमती चीज या फिर बर्तन है तो वो तो दो, कुछ तो मैं लेकर जाऊंगा करके कहता है। तभी यहाँ पर जो चौधरी पीर बख्श गिड़गिड़ाता है, कहता है कि घर में तो ना ही गहने हैं और ना ही अच्छे बर्तन या फिर कुछ भी कोई भी कीमती चीज कुछ भी नहीं है घर में, क्या है आपको ले जाने के लिए, बचा है तो सिर्फ मेरा क्या है यहाँ पर खाल। खाल मतलब क्या है, स्किन, चाहे तो आप मेरी खाल उधेड़ लीजिए करके यहाँ पर वह कहता है। तभी बहुत ही निर्दयता से जो पंजाबी खां है वह क्या है, उपयुक्त बातों को जो है वह चौधरी पीर बख्श से कहता है करके आपको लिखना है। तो इस संदर्भ में आपको क्या विशेषता लगती है, देखिए यहाँ पर जो पंजाबी खां है उसकी निर्दयता को हम देख सकते हैं। जिस तरह वह कहता है उसे तो जूता भी नहीं बनेगा, उसे लेकर मैं क्या करूंगा, इससे तो ये टाट अच्छा है करके वह कहता है। बहुत ही उसके पंजाबी खां की निर्दयता और उसके साथ साथ प्रस्तुत संदर्भ में हम चौधरी पीर बख्श की जो शोचनीय परिस्थिति या फिर जो उसकी एक मजबूरी है उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। वह कितना मजबूर हुआ होगा कि वो कह दे कि मेरा खाल उधेड़ लीजिए करके। तो उसकी जो मजबूरी जो है, लाचारी जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं करके आपको लिखना है विशेषता में। नेक्स्ट, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। देखिए ये खेल कहानी से है। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत वाक्य को
जैनेन्द्र जी द्वारा रचित खेल कहानी से लिया गया है। सुरबाला जो है इसे मिट्टी के जो बाढ़ है बनाते समय उसे तपतपाते हुए कहती है करके आपको लिखना है। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण। जब क्या है गंगा तट के किनारे बालुका स्थल में मनोहर और सुरबाला दोनों खेलते रहते हैं, तो बाढ़ को बनाते हुए बहुत ही प्यार से उस पर तपतपाते हुए जो सुरबाला है उस बाढ़ से उपयुक्त बातों को वह कहती है करके आपको लिखना है। नेक्स्ट, विशेषता। देखिए यहाँ पर हम इस संदर्भ में जो सुरबाला है, जो मासूम सी बच्ची है, उसकी जो एक मुग्धता है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखते जाना है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न जो है, नहीं नहीं जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूं, बस अब नहीं। याद आया आप लोगों को कुछ? ये जो वाक्य है किस पाठ से है? दोपहर का भोजन। देखिए यहाँ पर प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत वाक्यांश को अमरकांत जी द्वारा रचित दोपहर के भोजन जो पाठ है उससे लिया गया है करके लिखना है। इस बात को रामचंद्र ने अपनी माँ सिद्धेश्वरी से कहा करके आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको? इस बात को रामचंद्र ने अपनी माँ सिद्धेश्वरी से कहा करके लिखना है। तो वही नेक्स्ट व्याख्या। व्याख्या में संदर्भ का स्पष्टीकरण। जब रामचंद्र खाने के लिए दोपहर में वह बैठता है, खाता रहता है, जब उसके थाल में आखिरी निवाला बचा रहता है, तब सिद्धेश्वरी उसे कहती है कि और एक रोटी ले लो। तो उसे इनकार करते हुए, उसे मना करते हुए रामचंद्र जो है उपयुक्त बातों को अपनी माँ से कहता है करके आपको लिखना है। नेक्स्ट, विशेषता। देखिए यहाँ पर रामचंद्र जो है वह उस मतलब घर की जो हालात है उससे वह बहुत ही परिचित है, इसीलिए क्या है वह यहाँ पर एक भी रोटी एक्स्ट्रा जो है वह नहीं लेता है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर सिद्धेश्वरी जो है किस तरह यहाँ पर अपनी बेटे के लिए और एक रोटी लेने की आग्रह करती है। तो इस संदर्भ में माँ की जो ममता है उसे भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह लिखते हुए आपको जो है प्रस्तुत संदर्भ की जो विशेषता है उसे भी लिखना है। नेक्स्ट, रथीन के बच्चों का क्या होगा? कौन संभालेगा उन्हें? कौन देख रेख करेगा? देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में भी आपको पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत वाक्य को हिमांशी जोशी जी द्वारा रचित क्या है तपस्या कहानी से लिया गया है करके लिखना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो रतीन बाबू याद करते हैं जब यशवंती अपनी पत्नी जो है वह गुजर जाती है, उसके बाद क्या है उन्हें उसकी सभी बातें याद आती जाती है किस, और उसके साथ साथ पुरानी सभी बातें याद आती जाती है। तो क्या है यहाँ पर, तो प्रस्तुत संदर्भ में जो है रतीन बाबू जी अपने अतीत को याद करते हुए, तो यहाँ पर रतीन बाबू की जो माँ है ये सभी बातें जो है सोचती रहती है। तो वही बातें जो है आज रतीन बाबू याद कर रहे हैं। तो पहले क्या है जब यशवंती गुजर जाती है तब उसकी बातें यहाँ पर याद आती है, तो कुछ पुरानी बातें भी याद आती हैं कि किस तरह उनके पिता जो है यहाँ पर क्या रतीन जो है, हमारा रतीन जो है वह काला पानी से वापस लौटेगा या नहीं करके उसी चिंता में गुजर गए। और उनकी माँ जो है यहाँ पर क्या है उपयुक्त बातें जो है उसी चिंता में वह भी अंधी हो गई। तो यह सभी बातें रतीन बाबू याद करते करके यहाँ पर आपको लिखना है। तो नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है, देखिए यहाँ पर रतीन बाबू की जो व्यथा कथा है यहाँ पर हमें पता चलती है, मतलब उनका जो जीवन है वह कितना यहाँ पर संघर्षमय रहा है यहाँ पर हम इस संदर्भ में देख सकते हैं करके आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट छठा प्रश्न है, हाँ और क्या, मैंने तो शादी पर ही देखा था, 10 साल से क्या कम हुए होंगे। तो यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे आप, प्रसंग के बाद यहाँ पर तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि क्या है प्रस्तुत कहानी को सूरी बालाजी द्वारा रचित पड़ाव कहानी से लिया गया है करके। फिर इसके बाद ये जो बात है ताई जी जो है वह कहती है, कौन कहती है ऐसी बात? ताई जी जो है यहाँ पर कहती है। तो संदर्भ कौन से यहाँ पर उसका जो स्पष्टीकरण जो है संदर्भ का यहाँ पर व्याख्या में आप देंगे। तो कब? जब मीना और शैलेंद्र घर आते हैं तभी क्या है यहाँ पर ताऊ जी कहते हैं बहुत दिनों के बाद आना हुआ करके, तुमने पहचाना नहीं करके। तभी क्या है पर ताई जी उपयुक्त बातों को कहती है करके आपको लिखना है। और इसके बाद इसकी विशेषता जो है यहाँ पर लिखनी है। देखिए यहाँ पर इस संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि मीना और शैलेंद्र को देखकर कितने साल हो गए थे, मतलब इतने सालों में वह कभी नहीं आए थे। तो अभी क्या है कोई काम निकल आया तो वो यहाँ पर आए।
तो नेक्स्ट देखिए अभी फोर्थ मेन, फर्स्ट मेन हो गया, फर्स्ट मेन आपको 20 मार्क्स के लिए था और सेकेंड मेन आपको 10 मार्क्स के लिए था और उसके बाद जो है जो थर्ड मेन है वह 15 मार्क्स के लिए था। तो आपने देखा तो वहां पर 6 प्रश्न है, सिर्फ आपको 3 ही प्रश्नों का जो उत्तर है ससंदर्भ स्पष्टीकरण या फिर सप्रसंग व्याख्या जो है करनी है। तो यहाँ पर क्या आपको ऑप्शन जो है रहती है, तो जो 3 सप्रसंग व्याख्या जो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो उन्हें चुनकर आप एग्जाम में उसके ही उत्तर जो है आप लिखिएगा। तो अभी क्या है, इस तरह से जो कथा परिक्रमा है उससे 45 अंक के लिए मतलब 45 मार्क्स के लिए प्रश्न जो है पूछा जाता है। अभी देखिए अब से जो है वह वार्तालाप से संबंध में प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो जो फोर्थ मेन है, तो यहाँ पर आपको पिताजी को मनी ऑर्डर भेजने के लिए एक पत्र लिखिए करके पूछा गया है। देखिए एक पत्र लिखने पर आपको 10 अंक, आपको पीयूसी में हो तो क्या है यहाँ पर 5 अंक के लिए पत्र लिखने के लिए पूछा जाता था। तो यहाँ पर बहुत ही आसान होगी आप लोगों के लिए, ताकि क्या है आप यहाँ पर आराम से पत्र लिखकर जो है 10 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। मगर थोड़ी सी यहाँ पर क्या है ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आप पीयूसी में पत्र लिखते थे वैसे ही है। देखिए यहाँ पर आपको पहले पिताजी को मनी ऑर्डर भेजने के लिए पत्र लिखना है, पहले यहाँ पर आपको क्या है प्रेषक करके लिखना है, प्रेषक के बाद दिनांक, फिर उसके बाद इसे हम संबोधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, पूजनीय पिताजी, तो ये जो है यहाँ पर संबोधन है, आपको उसे लिखना है। उसके बाद बॉडी ऑफ द जो लेटर है उसे लिखना है। और देखिए वहां पर कारण ही भी दिया होता है कि किस कारण से आपको किसको पत्र लिखना है करके। तो यहाँ पर पिताजी को मनी ऑर्डर के लिए, देखिए यहाँ पर पिताजी को मनी ऑर्डर क्यों भेजना है, कितना भेजना है, वो सभी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आज्ञाकारी पुत्र आबाका करके लिखना है, उसके बाद सेवा में। तो इस तरह यहाँ पर आपको ये क्या है, एक अनौपचारिक पत्र है तो पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। और एक बात यहाँ पर अच्छे से याद में रखिएगा, जब आप क्या है एग्जाम में जो है यहाँ पर परीक्षा में आप पत्र जो है लिखेंगे तो वहां पर आपको नाम का प्रयोग जो है नहीं करना है। उसके बदले में आप क्या करेंगे, अ ब क करके उसका प्रयोग यहाँ पर आप करेंगे, ना ही किसी तरह की साइन यहाँ पर करेंगे और ना ही नाम लिखेंगे। सिर्फ आपको क्या है अ ब का, जिस तरह आप इंग्लिश में जो है XYZ करके आप लिखते हैं ऐसे ही हिंदी में अ ब का करके आपको लिखना है। देखिए अथवा, या तो आप पिताजी को मनी ऑर्डर मांगते हुए पत्र लिखिए या फिर अथवा करके प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी देने के लिए एक पत्र लिखिए। देखिए कितना आसान है ना। पत्र एक पहला जो पत्र था वह अनौपचारिक पत्र था और ये जो पत्र है औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर है। तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना आप पीयूसी से लिखते आ रहे हो यहाँ पर, है ना। तो बहुत ही आसानी से आप 10 अंक ले सकते हो। देखिए आप यहाँ पर अनौपचारिक पत्र बहुत ही अच्छे से लिखते हैं तो उसे लिखिएगा, या फिर ऑप्शन है यहाँ पर आप औपचारिक पत्र मतलब प्रधानाचार्य के लिए जो है वो भी पत्र यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर छुट्टी के लिए पूछा गया है। हो सकता है कि आपको परीक्षा में आगे जाकर प्रमाण पत्र मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए करके पूछ सकते हैं। तो मतलब प्रश्न अलग हो सकता है उतना ही। एक तो यहाँ पर आपको अनौपचारिक पत्र रहेगा या फिर और एक क्या है यहाँ पर आपको औपचारिक पत्र। एक अनौपचारिक पत्र पूछेंगे और एक औपचारिक पत्र जो है आपको जो है यहाँ पर पूछेंगे। तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर मतलब किसी एक पत्र जो है यहाँ पर आपको लिखना है तो उसके लिए 10 अंक। तो यहाँ पर पहले प्रेषक, तो यहाँ पर भी देखिए अब का करके दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले कहा नाम का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, ठीक है हमारा नाम नहीं लिख सकते करके किसी दूसरे का नाम लिख देते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा, अपना भी नहीं दूसरों का भी नहीं, नाम आप नहीं लिखेंगे वहां पर, ठीक है। तो वहां पर आप आबा का करके लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर दिनांक, दिनांक के बाद सेवा में, फिर उसके बाद माननीय महोदय जैसे मैंने कहा संबोधन। तो यहाँ पर विषय आता है, ठीक है। विषय के बाद यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर धन्यवाद। तो इस तरह आप यहाँ पर क्या है पत्र जो है लिखते जाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया आप पत्र से अपरिचित तो नहीं है ना, पत्र लिखना बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर से यहाँ पर अच्छे से देखकर जो आपके नोट्स में रहता है उसे अच्छे से देखकर ही आप एक बार क्या है एग्जाम में जाइएगा। तो फिर वहां पर अच्छे से लिखेंगे तो 10 अंक आपके लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर
फिफ्थ मेन, देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है, रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ी की देरी का कारण पूछते हुए यात्री और स्टेशन मास्टर के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। देखिए यात्री और स्टेशन मास्टर के बीच होने वाले संवाद को लिखने के लिए यहाँ पर आपको पूछा गया है वार्तालाप, मतलब एक तो स्टेशन मास्टर और एक यात्री, उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप जो है यहाँ पर होती है उसको लिखना है। तो ये भी 10 अंक के लिए है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पर आप किस तरह यहाँ पर लिखेंगे, देखिए पहले यात्री आकर कहता है कि नमस्ते सर जी, फिर स्टेशन मास्टर नमस्ते, यात्री सर मैं मुंबई जाने वाला हूं, कृपया गाड़ी कहाँ आएगी बता सकते हैं और वहां किस समय आएगी। स्टेशन मास्टर 2 बजे आएगी, प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर। देखिए आपको ये तो पता ही है कि रेलवे मास्टर से जो है यहाँ पर आप रेलगाड़ी कब आएगी, क्यों देरी हो रही है, इसके बारे में किस तरह बात करना है आपको अच्छे से पता ही है, तो वही यहाँ पर आप लिखते जाएंगे। मगर एक बात याद रखिएगा, पहले कौन किससे किस संदर्भ में वार्तालाप करने वाला है आपको प्रश्न में ही दिया होता है, हो सकता है दूसरे में आपको कुछ भी दे, है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो यात्री दिया है और उसके बाद रेलवे मास्टर, तो उसे ही आपको स्टेशन मास्टर, तो इसे ही आपको यहाँ पर लिखते जाना है, पहले यात्री स्टेशन मास्टर, यात्री स्टेशन मास्टर, इसी तरह जो है वार्तालाप जो है आपको लिखते जाना है। नेक्स्ट अथवा करके, देखिए वार्तालाप में भी आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है, तो या तो आप उसे लिख सकते हैं या फिर बैंक में नया खाता खोलते समय ग्राहक और प्रबंधक के बीच हुए वार्तालाप को लिखिए। तो आपको तो पता ही है, जब आप कोई नया खाता मतलब जो अकाउंट है खुलवाने जा रहे हैं बैंक में, तो यहाँ पर प्रबंधक मतलब जो मैनेजर रहते हैं उनसे किस तरह यहाँ पर आपको बात जो है करनी है। तो लिखने का जो तरीका है उसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले ग्राहक मतलब जो कस्टमर है, तो ग्राहक कहता है नमस्ते सर जी कहता है, फिर प्रबंधक नमस्ते, ग्राहक बैंक में खाता खुलवाने की विधि के बारे में जानकारी चाहिए, फिर प्रबंधक कहता है खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, 3 फोटो, अगर किसी का यहाँ पर खाता हो तो उनकी सिफारिश चाहिए। तो इसी तरह फिर ग्राहक कहता है ठीक है, फिर प्रबंधक खाता खोलने के लिए अर्जी पत्र लीजिए, उसको भर्ती करके आइए करके वह कहता है, फिर उसके बाद ग्राहक कहता है अच्छा जी धन्यवाद। तो इतना जो है, देखिए एक वार्तालाप जो है सिर्फ एक ही पेज में आप लिखिएगा, चाहे तो क्या है बहुत ही अच्छे से नीट से ही लिखिएगा, पहले ग्राहक नमस्ते सर जी, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर लिखिए कि प्रबंधक नमस्ते, तो इसी तरह नीट से जो है यहाँ पर आप लिखते जाइएगा। और एक बात, पत्र भी सिर्फ एक ही जो पेज है उसी में लिखना है, आधे पेज से जो है यहाँ पर कभी भी पत्र को प्रारंभ नहीं करना है, ठीक है। फिर चाहे वार्तालाप को भी क्या है एक नए पेज में ही आपको लिखना है, एक पेज में पत्र लिखिए और एक पेज में वार्तालाप आपको लिखना है, ज्यादा काट चिट वहां पर आपको नहीं करना है। तो इस तरह जो है 20 अंक जो है वार्तालाप के संदर्भ में आप आराम से ले सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6th मेन, देखिए 6th मेन जो है यहाँ पर एक शब्द वाक्यांश या वाक्य में उत्तर दीजिए करके है, कितने अंक के लिए है, 15 अंक के लिए, एक अंक के प्रश्न है, 15 अंक के लिए है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है, आपको ये यहाँ पर क्या है पाठ्यक्रम में सिलेबस में गिनती भी है, तो इसीलिए गिनती से भी प्रश्न पूछा। देखिए 80 को अंग्रेजी में लिखिए, तो 80 को अंग्रेजी में यहाँ पर 80 करके लिखा गया है, अगर क्या है अंग्रेजी में लिखिए करके दिया गया है, तो इसीलिए क्या है आप 80 करके भी लिखेंगे और आप संख्या में भी लिख दीजिए 80 करके। नेक्स्ट 1.5 को अंग्रेजी संख्या में लिखिए, देखिए पर अंग्रेजी में लिखने के लिए बताया था इसीलिए 80, यहाँ पर अंग्रेजी संख्या में 1.5 मतलब 1.5, उसे किस तरह अंग्रेजी संख्या में लिखते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट पत्र के 3 प्रकार है, सही या गलत, पत्र के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, वह सही है या फिर गलत, उत्तर है गलत, क्योंकि 2 ही प्रकार है, औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र। तो नेक्स्ट शिकायती पत्र को डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं शिकायती पत्र के लिए, उपालंब पत्र, शिकायती पत्र को उपालंब पत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट थैंकिंग यू का हिंदी पर्याय शब्द लिखिए,
थैंकिंग यू के लिए हिंदी का जो पर्याय शब्द है वह क्या है? धन्यवाद। नेक्स्ट, आवेदन पत्र कब लिखा जाता है? देखिए, आवेदन पत्र दफ्तरों में या फिर सरकारी दफ्तरों में या फिर प्रधानाचार्य जी को जो है यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट, क्रेता का दूसरा नाम क्या है? देखिए, क्रेता मतलब यहाँ पर ग्राहक, खरीदार हो सकता है। याद रखिए, आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ पर क्या है? ग्राहक का दूसरा नाम लिखिए करके भी पूछ सकते हैं। ग्राहक का दूसरा नाम लिखिए करके भी पूछ सकते हैं। तब आपको यहाँ पर खरीदार या फिर क्रेता जो शब्द है उसे याद रखिएगा, लिखना यहाँ पर आपको पड़ सकता है। तो नेक्स्ट, भवदीय शब्द का अंग्रेजी पर्याय शब्द क्या है? देखिए, भवदीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पर? यूअर फेथफुली। यूअर फेथफुली हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में यूअर फेथफुली का हिंदी पर्याय शब्द रूप लिखिए करके पूछ सकते हैं, तो आपको तब भवदीय करके यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर क्या है वही धन्यवाद का जो अंग्रेजी पर्याय शब्द रूप है उसे लिखिए करके देंगे तो आप क्या करेंगे? थैंक यू करके यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट, हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, यहाँ पर ये जो दो प्रश्न है, 9वां और 10वां जो प्रश्न है, 9th वन और 10th वन जो क्वेश्चन है यहाँ पर अनुवाद करने के लिए दिया गया है। बहुत ही सरल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको फर्स्ट पीयूसी में और सेकंड पीयूसी में दोनों में यहाँ पर अनुवाद 5 अंक के लिए जो है आपको दिया जाता था, है ना? तो 5-5 वाक्य दिए जाते थे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही वाक्य दिए, वो भी बहुत ही सरल सा जो वाक्य है आपको दिया जाता है। तो आसानी से यहाँ पर आप इसका जो अनुवाद है कर अंक जो है यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, दिस इज ए हैप्पी मूमेंट फॉर मी, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಂತಸ ಪಡುವ ಸಮಯ, यह मेरे लिए सच में खुशी का समय है। नेक्स्ट, बट आई नीड ಯುವರ್ हेल्प, ಆದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ, लेकिन मुझे आपकी सहायता चाहिए। देखिए, मैं इस संदर्भ में आपको यहाँ पर एक सलाह देना चाहती हूँ। आप अंग्रेजी में जो सेंटेंस है उसे पढ़ेंगे, फिर उसका अनुवाद भी आप कर पाएंगे, मगर कभी कभार किसी संदर्भ में जाकर आपको ये लगा कि ये जो शब्द है इसे हिंदी में क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है? सहाया है। देखिए, वही अंग्रेजी में हेल्प है। आपको समझ में नहीं आया कि हेल्प के लिए क्या है हिंदी में क्या कहते हैं करके, तो तभी एक बार अगर आप कन्नड़ा जो वाक्य जो रहता है उस पर भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे, देखेंगे उसे, तो यहाँ पर देखिए सहाया और यहाँ पर देखिए सहाय, है ना? सहाया, सहायता। तो इसी तरह कुछ शब्द जो है थोड़ी सी क्या है यहाँ पर उसमें क्या है एकता जो है रहती है, तो इसीलिए कुछ शब्द जो है कुछ सिमिलर वर्ड्स जो है यहाँ पर रहती है। तो इसीलिए क्या है, आप अंग्रेजी में भी पढ़िएगा और एक बार हिंदी में भी पढ़िएगा, बाद में जाकर क्या है उसका अनुवाद जो है आप करना। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए, बहुत ही आसानी से जो शब्द है आपको दिया जाता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? पर प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, मार्केट, बाजार, डायरेक्टर, निर्देशक, टेलीविजन, दूरदर्शन, कंप्यूटर, संगणक। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से कुछ शब्द जो है 5 शब्द जो है यहाँ पर आपको पूछा जाता है, एक एक अंक। देखिए, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, तो ऐसे यहाँ पर आप सही से लिखेंगे तो 1 अंक। अगर 5 जो शब्द है उसका सही पर्यायवाची शब्द अगर आप लिखेंगे तो 5 अंक। तो ये रहा आपका प्रश्न पत्र। आपके प्रश्न पत्र इसी तरह रहता है, तो अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कीजिएगा। जिस तरह जो भी मैंने सलाह यहाँ पर आपको दी थी वो सबको याद रखिएगा। एक तो जो है वार्तालाप से जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पर अंक जो है आप प्राप्त कर सकते हो। तो क्या है यहाँ पर जो आपके नोट्स है उसे अच्छे से पढ़िएगा, पत्र और वार्तालाप किस तरह दिया गया है उसमें करके। और यहाँ पर क्या है कुछ जो शब्द या फिर गिनती जो है पहले 100 तक अच्छे से जान लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो इस तरह से जानने पर जो है यहाँ पर आप आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हो। वही जो कथा परिक्रमा है उसके बारे में अगर बतानी है तो 10 अंक के प्रश्न में पूर्व पीठिका और उपसंहार लिखना ना भूलिएगा।
और जितना हो सकता है उतना क्या है यहाँ पर, जिस तरह मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है उसे लिखते हुए, उसे एक्सप्लेन करते हुए, उसका विवरण देते हुए ही लिखिएगा। ये तो इस तरह से अच्छे से नीट से यहाँ पर आप लिखेंगे तो अच्छे अंक भी आप प्राप्त जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद संदर्भ स्पष्टीकरण मतलब प्रसंग व्याख्या जो यहाँ पर पूछा गया है, तो उसमें प्रसंग, व्याख्या, विशेषता, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे तो अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।